हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। संस्थान में इन दिनों आने वाले विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रख करके मॉक टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। उन्हीं में से आज इंडियन इकोनॉमी का मॉक टेस्ट आयोजित किया गया, जिसमें कि 100 क्वेश्चन थे। पिछले वीडियो में हमने आपको इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए 100 क्वेश्चन उपलब्ध कराए थे 4 सेट में 25-25 के रेशियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी से जुड़ा हुआ आपको फिर से 25 क्वेश्चन उपलब्ध करा रहे हैं आंसर के साथ, और इसका जो 25 क्वेश्चन का भी हम डिस्कस करके आपके सामने रखेंगे। ये टेलीग्राम पर 25 क्वेश्चन अवेलेबल होगा। अगर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन देखना हो तो फिर आप टेलीग्राम के थ्रू उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ टेलीग्राम का लिंक भी होगा। एक बात और कहना चाहेंगे कि अमूमन टेस्ट की बात ये देखा जाता है कई सारे विद्यार्थियों के मार्क्स कम आते हैं। दरअसल मॉक टेस्ट के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ आपका अंक को लेकर के आकलन करना नहीं है, बल्कि इस टेस्ट के माध्यम से हम आपको कई सारा इंफॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। तो आप देखिए कि मेरे क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारियां भी आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो आप एक और आंसर तो सॉल्व कीजिए ही, क्वेश्चन के माध्यम से जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है वो आपके लिए बहुत यूजफुल सिद्ध हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को फिर देखिएगा, जरूरत की चीजों को नोट कर लीजिएगा। तो इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन हम जो ये टेस्ट लिया गया है संस्थान में, उसमें से 25 क्वेश्चन आपके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं जरूरत के हिसाब से। और क्वेश्चन आपको अवेलेबल होगा फिर आपके जैसा कि मैंने बताया टेलीग्राम में। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। आधारभूत उद्योगों मतलब कि कोर सेक्टर इंडस्ट्री की संकल्पना अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या फिर तृतीयक या टर्शियरी सेक्टर? ऑप्शन डी में है बी और सी। बी में द्वितीयक है और सी में तृतीयक क्षेत्र है। इस सवाल का सही जवाब है आधारभूत उद्योग का संबंध जो है वो सेकेंडरी सेक्टर से है, द्वितीयक क्षेत्र से है। और ये जान ले कि इसके अंतर्गत 8 उद्योग को, जिसको कि कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कहते हैं, 8 उद्योग को शामिल किया जाता है, जिसमें शामिल है विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, फर्टिलाइजर, कच्चा पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी। तो अगर क्वेश्चन आप कभी देखिएगा कि ये मिलेगा आपको कि इसमें से कौन कोर सेक्टर इंडस्ट्री से संबंधित है या कौन नहीं है, तो जब तक ये 8 आपको याद नहीं रहेंगे आप इसका आंसर सही नहीं कर पाएंगे। तो इन 8 को जो मैंने अभी आपको सुनाया है उसको याद कर लें। इसका आंसर है बी, द्वितीयक क्षेत्र। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रेड कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब के अंतर्गत किस प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों को, द्वितीयक क्षेत्र के, तृतीयक या फिर पंचक क्षेत्र के? सबसे पहले ये जान लें कि टर्शियरी सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र, जिसको कि सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसको भी अर्थशास्त्री जो है वो चतुर्थक और पंचक क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन है कि रेड कॉलर जॉब किसके अंतर्गत आता है? तो दरअसल प्राथमिक क्षेत्र में जो संलग्न होते हैं, मतलब कि कृषि, मत्स्यन, खनन और वानिकी, यहाँ पर काम करने वाले श्रमिक का जो काम का प्रकृति होता है उसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जबकि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत जो व्यवसाय हैं, जो श्रमिक हैं, उनको 2 भाग में बांटते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब मतलब कि कुशल व्यवसायिक श्रमिक, और ब्लू कॉलर जॉब मतलब वैसे जो अकुशल श्रमिक हैं। जबकि तृतीयक क्षेत्र को आगे चतुर्थक और पंचक क्षेत्र में बांटा जाता है, जिसमें से पंचक क्षेत्र में आने वाले क्रियाकलाप को, जिसमें कि उच्च स्तर पर निर्णय प्रक्रिया में शामिल लोग होते हैं, इनको गोल्ड कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को आर्थिक विकास में तभी रूपांतरित किया जा सकता है जब, फिर ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय आय उच्चतर स्तर पर हो, औद्योगिक क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे अहम भूमिका हो, इसकी प्रकृति बहुआयामी हो, और डी, कृषि की भूमिका नगण्य हो। इसका सही उत्तर होगा कि इसकी प्रकृति बहुआयामी मतलब कि मल्टी डायमेंशनल हो। समृद्धि में जब गुण समाहित हो जाता है, मतलब उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, ये तमाम क्षेत्र जब जुड़ जाता है और इसका लाभ सब लोगों को मिलने लगता है, तब ये ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। तो इसका सही उत्तर है सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। लैंगिक सशक्तिकरण उपाय मतलब कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर
का आकलन 3 संदर्भों में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की भागीदारी का मापन है। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछे कि लैंगिक सशक्तिकरण उपाय क्या है, तो इसका क्वेश्चन में ही इस बात का आंसर है। तो 3 कौन कौन से हैं जिसमें एक शामिल नहीं है। पहला है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, दूसरा है आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण, तीसरा है राजनीतिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया, और डी या चौथा आर्थिक भागीदारी और निर्णय प्रक्रिया। तो बी, सी और डी ये GEM मतलब कि लैंगिक सशक्तिकरण उपाय के 3 आकलन के मापक हैं, और जो ई ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय ये GEM में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार गरीबी रेखा के निर्धारण का प्रयास योजना आयोग के द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1950, 1954, 1959 और फिर 1962। इसका सही उत्तर है 1962, और इसमें बहुत कुछ बताने वाली स्थिति है नहीं। नंबर 6, मिहिर शाह समिति निम्न में से किससे संबंधित था? मतलब ये समिति पहले की है, लेकिन कमिटी से रिलेटेड देखिएगा कि इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसी से इस क्वेश्चन को रखा गया है कि मिहिर शाह समिति किससे संबंधित था? बेरोजगारी के आकलन से, मनरेगा के समीक्षा से, निर्धनता निवारण हेतु सुझाव देने से, या फिर विदेशी व्यापार में सुधार से। इसका सही उत्तर है बी, मनरेगा के समीक्षा से, और इसमें भी बहुत कुछ कहने सुनने को नहीं है। नंबर 7 देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के आधार पर धीमी वृद्धि का काल माना जाता है। दरअसल भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग 4 स्टेज में बांट करके देखते हैं। वो चारों स्टेज आपके ऑप्शन में है, जिसमें ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1921 तक पहली बार जो रेगुलर जनगणना हुआ वो 1881 या 1881 में हुआ, और ये 1921 तक जाता है। और ये पूरा जो अवधि है इसमें पॉपुलेशन प्रोग्रेस का या पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ट्रेंड है उसको बोलते हैं अत्यंत धीमी वृद्धि। बी में लिखा हुआ है 1921 से 51 तक, जो लिटरली इस सवाल का जवाब भी है कि धीमी वृद्धि का काल किसको माना जाता है। तो इसका ऑप्शन है बी, 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि उसके पहले जनसंख्या अत्यंत वृद्धि थी और यहाँ कम वृद्धि होती थी, और यहाँ तक ये नकारात्मक भी था, लेकिन 21 से अचानक चेंज हुआ और फिर ये रैपिडली बढ़ना शुरू होता है। तो खैर ये जो काल है 21 से 51 तक ये धीमी वृद्धि का। सी में है 51 से 81, ये जो जनसंख्या वृद्धि का काल है ये अत्यंत तीव्र वृद्धि का काल माना जाता है, और 1981 के बाद का जो काल है इसको ह्रासमान मतलब कि ग्रोथ विथ डिक्लाइन का काल कहते हैं। तो चारों जो फेजेज हैं उसमें पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या ट्रेंड रहा है इसमें सामने है। अगर आपसे क्वेश्चन अभी पूछ दे कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, ट्रेंड क्या है, तो आपको बताना है ग्रोथ विथ डिक्लाइन, मतलब कि वृद्धि के साथ कमी का। तो इससे आपको किसी भी फेज का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। नंबर 8, जनांकीय लाभांश की स्थिति, डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति निर्भरता अनुपात को कमी की ओर ले जाती है, जिस कारण उत्पादन में बेहतर वृद्धि की संभावना उत्पन्न होती है। तो यहां पर जनांकीय लाभांश का अर्थ आपको क्वेश्चन में है, ये इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है। अगर पूछे कि जनांकीय लाभांश क्या है तो ये क्वेश्चन ही आपके लिए आंसर का काम करेगा। आगे है कि जनांकीय लाभांश का आकलन कैसे करते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड है, कार्यशील जनसंख्या डिवाइडेड बाई अकार्यशील जनसंख्या। बी में है कार्यशील जनसंख्या डिवाइडेड बाई कुल जनसंख्या, यही इसका आंसर भी होगा। उसके बाद सी में लिखा हुआ है अकार्यशील जनसंख्या डिवाइडेड बाई कार्यशील। ये फॉर्मूला बेसिकली निर्भरता अनुपात को बताता है, डिपेंडेंसी रेशियो को बताता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन ऐसे ही बस मिलाने के लिए दिया हुआ है, कार्यशील जनसंख्या डिवाइडेड बाई 60+ एज वाले जनसंख्या। तो इसका आंसर है बी। नंबर 9, निर्देशात्मक आयोजन मतलब कि इंडिकेटिव प्लानिंग की संकल्पना की विशेषता नहीं है। ए, भारत में इसे फ्रांस से लिया गया, ठीक है, ये सही है। निर्देशात्मक आयोजना नियोजन जो था ये फ्रांस से ही लिया गया है।
ठीक है। जो यूएसएसआर से हम लोग बात करते हैं वो आदेशात्मक नियोजन होता है, जो कि हम लोगों ने शुरुआती दौर में अपनाया था। बी में है, इसमें निर्णय प्रक्रिया बी केंद्रीकृत होती है, ये भी सही है निर्देशात्मक नियोजन के लिए। सी, राज्य की भूमिका नियामक मतलब कि रेगुलेटरी की होती है। ये तीन जो है विशेषता है इंडिकेटिव प्लानिंग के निर्देशात्मक नियोजन के। जबकि डी में लिखा हुआ इसमें राज्य की अत्यंत सशक्त भूमिका होती है। बेसिकली निर्देशात्मक आयोजन में राज्य जो होता है ये प्रेरणादायक और प्रोत्साहक के रूप में काम करता है। 8वीं योजना में पहली बार निर्देशात्मक नियोजन को अपनाया गया और फिर 9वीं योजना से इसको फुल फ्लेज्ड अपना लिया गया। इसमें जो आदेशात्मक जो पहले होता था उसमें डिसीजन मेकिंग का काम सेंट्रलाइज होता था, मतलब केंद्रीय स्तर पर निर्णय लिए जाते थे। राज्य की भूमिका उसमें अत्यंत ही सशक्त होती थी और आदेशात्मक नियोजन में निजी एवं बाजार क्षेत्र की भूमिका सीमित होती है। तो बेसिकली जो नई आर्थिक नीति आई उसी के बाद से निर्देशात्मक नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाने लगा, जो कि बेसिकली फ्रेंच मॉडल पर आधारित है। जबकि उसके पहले का या 8वीं योजना से पहले तक का जो भारत में नियोजन था वो यूएसएसआर के मॉडल पर आधारित था। नंबर 10, निम्नांकित कथनों में से कौन सही नहीं है? ए, के.एल. राव ने 1972 में गंगा एवं कावेरी नदी को जोड़ने का प्रस्ताव रखा। ये ऑप्शन सही है, मतलब ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि गंगा और कावेरी को जोड़ने का प्रस्ताव किसने या फिर कब रखा। बी, 1982 में राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी का गठन किया गया। ये भी सही है, मतलब ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। ऑप्शन सी, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में नदी जोड़ो परियोजना पर कार्यबल का गठन किया गया। हम लोग आमतौर पर नदी जोड़ो योजना का बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी को मानते हैं। ये सही है कि ये उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही हुआ, लेकिन जो टास्क फोर्स का गठन किया गया वो सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में की गई थी। और फिर ऑप्शन डी है, 1990 में राष्ट्रीय जल बोर्ड का गठन किया गया। ये भी आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11, वैश्वीकरण के 3 महत्वपूर्ण उपकरणों में कौन शामिल नहीं है? तो वैश्विक बेसिकली पूछना ये चाह रहा है क्वेश्चन कि वैश्वीकरण को प्रमोट करने में किसका रोल जो है वो सबसे बड़ा है। तो वैश्वीकरण को प्रमोट करने में WTO की भूमिका होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है और मल्टीनेशनल कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये तीनों ही आपके ए, सी और डी ऑप्शन में है। इसका मतलब यहाँ पर जो एलिमिनेट होगा वो होगा बी, जिसमें है कि जीवन की बढ़ती भौतिकतावादी दृष्टिकोण, उसका वैश्वीकरण से सीधा कोई संबंध नहीं है। अब देखिए हम लोग नंबर 12, किस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है? इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। प्रथम औद्योगिक नीति 1948 का, द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 का, यही इसका सही उत्तर भी है। नई औद्योगिक नीति 1991 जिसमें नई आर्थिक नीति लाई गई, LPG जिसको हम लोग बोलते हैं। और फिर औद्योगिक नीति 1977, ये 4 ऑप्शन है। 1977 का जो औद्योगिक नीति था उसमें बेसिकली लघु, कुटीर और मध्यम उद्योगों को विशेष तौर पर बल दिया गया था, उनको प्रमोट करने की बात की गई थी। प्रथम औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को आया था और उसमें भारत के जो उद्योग मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दूसरी औद्योगिक नीति 1956 इस प्रश्न का जवाब है, और ऐसा इसलिए कि बाद के काल में जो औद्योगिक नीतियां लाई गई उस पर 1956 के इस नीति का व्यापक प्रभाव था, इसीलिए इसको आर्थिक संविधान के तौर पर भी जाना जाता है। अब देखते हैं हम लोग NAFED, NAFAD, ये क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिंग मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हम सीधा इसका आंसर बताते हैं। NAFED का संबंध है बेसिकली किसानों के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने से, तो इसका संबंध हो गया विपणन से, मतलब कि मार्केटिंग से। नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विषय में क्या सही नहीं है? मतलब 3 आपके लिए जानकारी है और 1 इसका आंसर है। ए, विश्व में गरीबी को कम करने का प्रयास करना, ये IMF का रोल होता है, सही है ये, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए इस क्वेश्चन का नहीं।
बी, मुद्रा विनिमय दर की स्थिरता को बनाए रखना, ये भी आईएमएफ का काम होता है। सी, भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता देना, ये कार्य भी आईएमएफ के द्वारा किया जाता है। और डी, सदस्य राष्ट्रों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना, ये इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, न कि लॉन्ग टर्म लोन। अब क्वेश्चन नंबर 15, व्यापार और नीति पर एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ट्रेड एंड पॉलिसी पर एक सलाहकार समूह का गठन। ऑप्शन है ए, सुरजीत एस भल्ला, यही इस सवाल का जवाब भी है, सुरजीत एस भल्ला। बी है हर्षवर्धन पाटिल। हर्षवर्धन पाटिल कमेटी जो थी ये बेसिकली कृषि विपणन से, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से था। सी जो है वी बालकृष्ण इराडी, ये कंपनियों के दिवालियेपन, उनके इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड कमेटी थी। और तिवारी कमेटी, जिसके रिपोर्ट पर सिक इंडस्ट्रीज कंपनीज एक्ट 1985 में पारित हुआ था। तो इसका 15 का सही उत्तर है ए। 16 नंबर को देखिए हम लोग, निम्नलिखित में से किन किन विषयों पर विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? ये आपके लिए पूरी तरीके से एक इंफॉर्मेशन है कि कौन कौन सा रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। 1, 2, 3, 4 करके यहाँ ऑप्शन है। विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी करती है। चारों ऑप्शन में यहाँ जो है ये जारी किया जाता है। इसके अलावा डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी जारी करती है विश्व बैंक। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। तो सभी ऑप्शन है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि ये 25 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम पर होगा, तो आपको क्वेश्चन पूरा देखना हो तो आप टेलीग्राम को देख लें। इसका सही उत्तर है 1, 2, 3, 4 और ये ऑप्शन डी में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है और वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये भी विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाने वाला रिपोर्ट है। तो 6 रिपोर्ट है, वो 6 रिपोर्ट का नाम 4 क्वेश्चन के माध्यम से और 2 अलग से मैंने आपको बता दिया है। नंबर 17, विश्व बैंक समूह के अंतर्गत शामिल संस्थाओं की संख्या, मतलब कितनी संस्थाएं ऐसी हैं जिनको की मिलाकर के वर्ल्ड बैंक का निर्माण होता है? तो ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। पहले तो जान लें कि इसका सही उत्तर है 5। और अब ये जान लें कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको की मिला करके और विश्व बैंक बनता है। तो IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, MIGA, मिगा मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये 4। और 5वां ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये 5 संस्थाएं हैं जो मिलकर के और विश्व बैंक बनाती हैं, जिसमें से ICSID को छोड़कर के भारत बाकी सभी संस्थाओं से संबंधित है, उनका सदस्य है। अब क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय का हिस्सा नहीं है, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं है, मतलब कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से वो खर्च नहीं किया जाता है। यहां पर ऑप्शन है विदेशी सरकार को ऋण, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बी है किसानों को ऋण से राहत, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है। सी लोक उपक्रमों को उधार, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और राज्यों को उधार, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ए, सी और डी कैपिटल एक्सपेंडिचर है और किसानों को ऋण से राहत, ये इस सवाल का सही जवाब है, ये है ऑप्शन बी में। नंबर 19, वैसे आपको बता दें कि 18 नंबर का क्वेश्चन अगर देखना हो डिटेल में तो मैंने पब्लिक एक्सपेंडिचर करके एक वीडियो डाला है, उस पर पूरा टेबुलर फॉर्म में सारा कुछ समझाया गया है कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन सा खर्च कहाँ से किया जाता है। अगर आप चाहेंगे तो पब्लिक एक्सपेंडिचर मेरे चैनल विश्व भारती क्लासेस को आप सर्च करके देख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, भारत में इंटरिम बजट, इंटरिम मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरिम बजट, अस्थायी तौर पर जारी किया जाने वाला इंटरिम बजट शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया था? इसका सीधा आंसर बताते हैं, डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो हम आपको जो कोई है वो बता देते हैं, वो है CD देशमुख। CD देशमुख जो RBI के गवर्नर भी थे और ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि RBI का पहला गवर्नर जिसने की
बजट प्रस्तुत किया, उसका आंसर भी सी डी देशमुख है। तो यहां पर सी डी देशमुख आपके ऑप्शन में नहीं है, उसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। नंबर 20, नीति आयोग द्वारा 2020-21 के लिए जारी किए गए तीसरे एसडीजी रिपोर्ट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट में, हरियाणा 75 अंकों के साथ शीर्ष पर है और बिहार 52 अंकों के साथ सबसे निचले स्तर पर है। और क्वेश्चन पूछता है, ये दो इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, और फिर भारत का औसत अंक क्या है एसडीजी रिपोर्ट में, उसके संदर्भ में। तो एसडीजी रिपोर्ट है 66 और ये पिछले रिपोर्ट की तुलना में 6 अंकों की बढ़ोतरी या सुधार को दिखाता है। तो भारत का औसत जो अंक है वो है 66 और बाकी इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। नंबर 21, यूएनओ के द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प का एसडीजी 6 संबंधित है। जो 17 गोल रखे गए हैं एसडीजी के, उसमें से छठा जो गोल है वो क्या है, लैंगिक समानता, ये एसडीजी 5 में आता है। असमानता में कमी, ये एसडीजी 10 में आता है। सी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये एसडीजी 4 में आता है। तो बाकी 3 का इंफॉर्मेशन भी, और डी में है जल एवं स्वच्छता, जो इस सवाल का सही जवाब है कि एसडीजी 6 जल और स्वच्छता से संबंधित है। अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाले परीक्षा में यहां से क्वेश्चन था, तो बेहतर यह होगा कि जो भी परीक्षार्थी कल की तारीख में एग्जाम देने जाए वो एसडीजी गोल जो है उसके 17 पॉइंट को याद कर ले कि एक में क्या है, 17 में क्या है। बाकी कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहाँ से मैंने जो इंपॉर्टेंट था वो दे दिया है। तो इसका कलेक्शन और फिर इसको याद करने का काम आपके द्वारा निश्चित तौर पर होना चाहिए। नंबर 22, भारत में सर्वाधिक एफडीआई करने वाले प्रथम 2 राष्ट्र कौन है? तो पहले नंबर पे कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है, यही इसका सवाल है। हम सीधा इसका आंसर बताते हैं। 1 नंबर पर आज की तारीख में सिंगापुर है, जिसका कि भारत में एफडीआई में टोटल जो एफडीआई आया है उसका कंट्रीब्यूशन है 27%, और दूसरे नंबर पर है मॉरिशस, जिसका की कंट्रीब्यूशन है 80%। तो यहां ऑप्शन बी 1 नंबर पे सिंगापुर है, फिर है मॉरिशस, तो ये सही होगा। और तीसरे सॉरी, यहां पर इसका जो सही उत्तर होगा 1 नंबर, 1 मिनट, इसका सही उत्तर है डी, सिंगापुर और 27% के साथ सबसे ऊपर है, और फिर बी में अमेरिका 18%, और अब मॉरिशस जो है वो तीसरे पायदान पे चला गया है 16% के साथ। तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर और अमेरिका, मतलब कि ऑप्शन डी। ठीक है। अब नंबर 23, गोरेवाला या गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक, पहले जान लें कि इंपीरियल बैंक जो है वो 1921 में एस्टेब्लिश हुआ, और 1921 में इसको 3 बैंकों को मिला करके, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ कलकत्ता को मिला करके 1921 में इसको इंपीरियल बैंक बनाया था, और फिर इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करके इसको एसबीआई में गोरेवाला या गोरवाला समिति के द्वारा इसको कन्वर्ट किया गया। इसका सही उत्तर है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगर आप ये जानते हो कि 1955 में एसबीआई नेशनलाइज्ड हुआ और पहला पंचवर्षीय योजना का पीरियड आपको पता हो 51 से 56, तो आप आंसर इसका ऐसे भी कर सकते थे। तो ये एक एंगल हुआ, और किस समिति के अनुशंसा पर किया गया वो आपके क्वेश्चन में गोरवाला समिति जो लिखा हुआ है उससे जानकारी मिलती है। क्वेश्चन दोनों साइड से अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको नया जानकारी भी उपलब्ध कराता है, और मैंने शुरुआत में कहा है कि ये क्वेश्चन जो है आपको न सिर्फ आपके टेस्ट को लेने का काम करेगा बल्कि आपके लिए कई सारे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा। खैर, नंबर 24, कौन सा कथन गलत है? भारत में कृषि नीति पहली बार 1992 में घोषित की गई, ये बात सही है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। बी, खुसरो समिति कृषि साख एग्रीकल्चरल क्रेडिट से संबंधित है, ये भी सही है। इसके बाद सी में है एमएसपी, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस द्वारा किसानों को कम से कम 40% का लाभ सुनिश्चित किया जाता है। ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि 40 नहीं बल्कि 50% लाभ सुनिश्चित किया जाता है। और फिर है डी, केंद्र सरकार वर्ष में 2 बार एमएसपी की घोषणा करती है। बिल्कुल सही है, एक बार रबी फसल के लिए और एक बार खरीफ फसल के लिए। ठीक है। अब
इस सेट का 25वां क्वेश्चन और फिर दोहरा दे कि ये 25 क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को, इसका लिंक यहाँ अवेलेबल होगा, आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ 25 क्वेश्चन आपके लिए अवेलेबल होगा। नंबर 25, एक स्वायत्त निकाय के रूप में रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 2005 में गठित किया गया था। मतलब कि 2005 में किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसको NSO कहते हैं, और आज की तारीख में इसी के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन भी किया जाता है। ये बेसिकली 2019 में सामने आया NSSO और CSO को मिलाकर के। NSSO मतलब कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो 1950 में स्टैब्लिश हुआ था, और CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कल तक मतलब कि NSO के स्थापना से पहले तक राष्ट्रीय आय का आकलन करने का काम करता था। ये 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था। इन दोनों को मर्ज करके 2019 में NSO का स्थापना किया गया। ठीक है, यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है आपका बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, मतलब कि रंगराजन समिति की अनुशंसा पर 2005 में NSC मतलब कि नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का गठन किया गया। बाकी C और D में उपयुक्त दोनों और दोनों नहीं ऑप्शन है, लेकिन वो दोनों का इस प्रश्न से कोई लेना देना अब नहीं रह गया, जब इसका आंसर बी है। तो 25 क्वेश्चन का ये पहला सेट था। आप इसको देखिए, अपना आकलन भी कीजिए और अगले 25 क्वेश्चन के लिए भी तैयार कीजिए, जो आपके पास जल्द, अपने आप को तैयार रखिए, वो जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए, धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो को देख रहे होंगे। अगर पसंद आता है तो आप अपना राय जरूर दीजिए, अपना कमेंट दीजिए और अपने दोस्तों को बताने और उनके साथ शेयर करने का काम भी कीजिए। धन्यवाद।